अर्जुन सुबह से ही युद्ध के लिए सेना को प्रशिक्षण दे रहा था। उसके चारों ओर कुछ अच्छे लंबे चौड़े लोग हाथ में तलवार लिए लड़ रहे थे। अर्जुन की पीठ पर गहरे घाव की लकीरें थीं और तलवार की कसावट दोनों झलकती थी। वह लड़कों को तीर कसना सिखा रहा था। उसकी आंखों में एक अटल निश्चय की ऐसी चमक थी जो देखने वालों को लगे मानो यह निश्चय आज नहीं, सदियों से चला आ रहा है। गौरी अक्सर उसे दूर से देखती रहती। उसकी चोटी साफ जुड़ी हुई, चेहरे पर मिट्टी की हल्की सी चमक और आंखों में आराम की कोई चाह नहीं थी जिसे वह महसूस कर पाती। आज भी उसने कंघी से बाल संवारे और चुपके से आने लगी। जब उसने अर्जुन को पास बुलाया तो उसके शब्दों में चिंता थी और एक गर्व भी। अर्जुन, गौरी ने धीरे से कहा, तुम हर रोज इतने व्यस्त क्यों रहते हो? मुझे डर लगता है। इस पर अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, पर उसकी आवाज में एक भारीपन था। गौरी, अगर हम असुरक्षित नहीं रहे तो कल किसके लिए ये खुशियाँ? गौरी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वादा करोगे कि तुम जल्द लौट कर आओगे? उसकी आवाज में बचपन का स्पर्श था, मगर आंखें बड़ी और समझदार थीं। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर थामते हुए बोला, मैं वादा करता हूँ कि मैं लौट कर जरूर आऊंगा। उन छोटे छोटे लम्हों में राज्य का समस्त जीवन चल रहा था, पर जैसे ही शाम ढली तो महल में एक नई खटास आ गई। अचानक महाराज के बुलावे पर लोग चौपाल में जमा हुए। ऊंचे सिंहासन में बैठे महाराज के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। दरबार के चारों तरफ एक नजर फेरते हुए महाराज गंभीर स्वर में बोले, फिरोज खान अपनी सेना लेकर पास के मैदान से गुजर रहा है। सबका कहना है कि उसने कई गांव जला दिए हैं, बच्चों और औरतों को पकड़ ले गया है। अब उसकी नजर हमारे सितमगढ़ पर पड़ी है। इस खबर के बाद राज दरबार में मानो कोई आग लग गई हो। किसी की आंखों में भय, किसी के चेहरे पर लालिमा और किसी ने भी समर्पण का नाम नहीं लिया। तभी अर्जुन खड़ा हुआ और आवाज में एक मजबूती लिए महाराज की ओर देखते हुए बोला, महाराज, हम डर कर नहीं बैठना चाहते, लेकिन हमारे पास कोई बड़ी सेना नहीं है। फिर भला हम उनका सामना कैसे करेंगे? दरबार में सभी अपनी अपनी सांसें थाम ली। फिर अचानक महाराज के सलाहकार ने सभी की ओर देखते हुए बोले, अब इसका फैसला तो हमारी प्रजा को ही करना होगा। सलाहकार हरीश की बात छोटी थी, पर सबको समझ में आ गई और सभी दरबारी इससे सहमत भी थे। लेकिन इंतजार तो अभी महाराज के फैसले का था। एक गहरी सांस लेते हुए महाराज बोले, ठीक है। फिर सेनापति अर्जुन और सलाहकार हरीश, आप दोनों एक साथ प्रजा के पास जाएंगे। आज की दरबार यहीं खत्म होती है। सितमगढ़ का किला शाम की सुनहरी रोशनी में और भी ऊंचा दिखाई दे रहा था। सेनापति अर्जुन और सलाहकार हरीश दोनों अपने अपने छोटे छोटे दलों के साथ प्रजा के भवनों की ओर बढ़ चले। दोनों अलग अलग रास्तों से पहुंचे, पर उनका उद्देश्य एक ही था, सितमगढ़ को फिरोज खान के आक्रमण से बचाना। रास्ते भर गांव के लोगों की नजरें उनके ऊपर टिकती रहीं, लेकिन उनकी आंखों में हैरानी और असमंजस को साफ तौर पर देखा जा सकता था। फिर अर्जुन और हरीश एक भीड़ भाड़ वाली जगह देखकर वहीं रुक गए और एक बड़े से पत्थर के ऊपर खड़े होकर सबकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। जब वहां अर्जुन और हरीश दिखाई दिए तो वहां के लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहां की महिलाएं, किसान, ऊंची आयु के बुजुर्ग, सबकी आंखों में उलझन थी। किसी ने फुसफुसा कर कहा, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? बाजार का कछुआ सा धीमा माहौल अचानक हलचल में बदल गया। सबकी ओर देखते हुए अर्जुन ने सीधे बोलना शुरू किया, मैं सितमगढ़ का सेनापति आप सबको बताना चाहता हूँ कि फिरोज खान हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है, लेकिन हमारे पास कोई बड़ी फौज नहीं है। पर अगर हम एकजुट हो जाएं, तो फिरोज खान को रोक सकते हैं। हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए अब फैसला आपको करना है। फिर हरीश ने कागजों को फैला कर दिखाया, हमारे पास सुरक्षात्मक योजना है, पर उसका पालन तभी काम आएगा जब गांव वाले साथ देंगे। कुछ गांव वाले मैदान में ढाल और ढक्कन बनाकर बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। खेतों की झाड़ियों में छुपकर हमला किया जा सकता है। हमारे पास योजना है, लेकिन सेना नहीं। आज सितमगढ़ को आपका साथ चाहिए। तभी कुछ बुजुर्ग सवाल करते हुए बोले, क्या हमें अपने घर काम को छोड़कर युद्ध में कूदना चाहिए? बुजुर्ग की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, श्रीमान, यह युद्ध हमारे घरों के लिए ही है। यदि हम खड़े नहीं हुए तो वही घर
कुछ दिनों में राख हो जाएंगी। लोगों की गंभीरता को देखते हुए हरीश आगे आए और फिर बोले, हम आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते, क्योंकि यदि हमने ऐसा किया तो फिरोज खान हमारे किले और खजाने को लूट कर ले जाएगा। हमारे नौजवानों को हर रोज युद्ध में ढाल की तरह इस्तेमाल करेगा, महिलाओं की इज्जत मिटा देगा और हमारी फसलों पर जबरन कर थोप देगा। इसलिए हम झुकने के बजाय लड़ना चाहते हैं, अपने घरों, अपनी बेटियों और अपनी आन बान को बचाना चाहते हैं। हम अपनी मिट्टी और सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। अब प्रजा के चेहरों पर जो शांति थी अब अचानक क्रोध में बदल गई। एक वृद्ध किसान ने उठकर कहा, हम आत्मसमर्पण क्यों करें? क्या हमारे पूर्वजों ने कभी घुटने टेके थे? उसकी आवाज में पुरानी नाराजगी और गर्म जज्बा था। महिलाओं के चेहरे लाल हो आए, उन्हें अपनी इज्जत और घर बचाने का गुस्सा था। प्रजा ने एक मत होकर कहा, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन अपनी धरती, अपने रूह और हमारी इज्जत किसी के हवाले नहीं होने देंगे। इतना कहते कहते कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू हार नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय था। महल के चौखट पर खड़े छोटे बच्चे वे चुपचाप बड़ों के हाथ पकड़ रहे थे। वो भी समझ रहे थे कि कुछ आगे बहुत गंभीर होने वाला है। अंत में अर्जुन ने सभा के सामने खड़े होकर बोला, जो यहाँ खड़ा है वही हमारी ढाल होगा। अगर तुम तलवार और धनुष नहीं चला पाते तो क्या हुआ? पत्थर, कुल्हाड़ी और जंगल की सूझबूझ से भी हम उन्हें रोक सकते हैं। फिर एक नौजवान अपने कंधों पर कुल्हाड़ी थाम ली। एक बूढ़े लकड़हारे ने अपने पुराने हथौड़े को उठाया। महिलाएं भी बिना डरे अपने हाथों में पत्थर लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गईं। तभी भीड़ से एक युवक ने ढोल बजाते हुए कहा, मुझे जंगली जानवरों का अनुभव है, मैं सभी जानवरों को गुस्सा दिलाकर फिरोज खान के सैनिकों की ओर लेकर आऊंगा। अब हम फिरोज खान को खेतों में फंसा देंगे। लोगों के चेहरे अब बदल चुके थे। उनकी चीखें किसी पराजय की नहीं बल्कि निर्णायक उठान की झलक रही थी। अर्जुन और हरीश ने अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां बना ली। वे कुछ गांव वालों को सेना में भर्ती करके महल की ओर चल दिए। सबका मन सशक्त था। थोड़ा दुख तो था पर दृढ़ इरादा किए सब आगे बढ़ रहे थे। प्रजा की झोपड़ी, खेत, बच्चे सब अर्जुन की दोहरी नजर पर टिके थे। तभी हरीश ने धीमे से कहा, हम जरूर जीतेंगे। सूरज की आखिरी किरणें वहां पर चमक रही थी, जैसे किसी नए आरंभ का इरादा हो। दोनों दल ढलान पर चलते रहे। वो काफी छोटे थे पर उम्मीद बड़ी थी। अर्जुन अपने सामने खड़े गांव के युवाओं की आंखों में झांकते हुए गहरी सांस ली। फिर कुछ पल की खामोशी के बाद उसने सभी को देखते हुए कहा, साथियों, हथियार से ज्यादा जरूरी तुम्हारा संकल्प है। जब तुम लड़ने जाओ तो दुश्मनों की आंखों में आंख डालकर बताओ कि हमारी मिट्टी पर कदम रखना इतना भी आसान नहीं है। तुम उन आंखों को निकाल फेंकना जिस आंखों से उन्होंने हमारे सितमगढ़ को देखा था। हमें उन्हें बताना होगा कि सितमगढ़ की प्रजा मर जाएगी मगर अपनी मिट्टी में इन क्रूर को कदम तक नहीं रखने देगी। अर्जुन की बातों में जो अटूट विश्वास था वो योद्धाओं के सीधे दिल में उतर गया। माहौल में अजीब सी ऊर्जा फैल गई। अगले ही दिन अभ्यास शुरू हो गया। अब दिन और रात की परवाह किसी को नहीं थी। अगली सुबह सूरज आसमान में झांक भी नहीं पाया था कि तब भी मैदान में हथियारों की खनक सुनाई दे रही थी। और शाम को जब सूरज ढलने लगता तब योद्धाओं के पैरों की धमक पूरे गांव में गूंज उठती। अब हवा में थकान के बजाय एक नए संकल्प का जोश तैरता था। गौरी हर रोज अपने हाथों से सूखे फल और पानी बांध कर लाती। अपनी आंखों में दुआ लिए एक दिन उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जब तुम दुश्मनों से लड़ना तो याद रखना कि कोई है जिसके लिए तुम्हें लौट कर आना है। अर्जुन मुस्कुरा कर बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर अर्जुन अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। गौरी सितमगढ़ के खतरे से भली भांति परिचित थी और वो ये भी जानती थी कि युद्ध में क्या हो सकता है। इसलिए वो एक टक अर्जुन की ओर देखती रही जैसे उसकी आखिरी मुलाकात हो। और फिर जैसे ही सेनाओं की आवाजाही तेज हुई तो वो वहां से चली गई। अर्जुन सेनाओं को प्रशिक्षण दे रहा था कि एक सुबह दूर से घुड़सवारों की टप टप सुनाई दी। पहले तो दूर से आवाज घबराहट सी थी, फिर हर एक कदम के साथ साथ डर बढ़ता गया। फिरोज खान की सेना मैदान तक आ चुकी थी। उसके तलवारों की चमक ने सूरज की रोशनी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक विशाल सेना के चीखने की आवाज चारों ओर फैल गई, जैसे वो सितमगढ़ को
अपने हुंकार से ही दहला देना चाहती हो। अर्जुन और उसकी सेना, साथ ही गांव के लोग उस दृश्य को देखकर एक क्षण के लिए थम गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य और भय का मिश्रण झलक रहा था। तभी किसी ने फुसफुसा कर कहा, इतनी विशाल सेना, इनसे हम कैसे लड़ेंगे? तलवारों की चमक और चीख ने जैसे उनके दिल को दहला दिया। कुछ लोग अपने खेतों और घरों की ओर देखने लगे, मानो कुल को सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हों। अर्जुन ने गहरी सांस ली, अपनी सेना की ओर देखा और उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में भी हल्की चिंता साफ झलक रही थी। हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या हम इन ताकतवर घुड़सवारों से लड़ पाएंगे? अर्जुन ने अपने सैनिकों और गांव के लोगों की तरफ देखा, उनके भय और आश्चर्य को महसूस किया, लेकिन उसकी आंखों में न केवल चिंता थी बल्कि अडिग हिम्मत भी थी। उसने मजबूत आवाज में कहा, डरो मत, हम अपनी मिट्टी, अपने परिवार और अपने गांव के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम एक साथ खड़े हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। उसके शब्दों की शक्ति ने हर दिल में नई ऊर्जा भर दी। डर की जगह जो बेचैनी थी वह धीरे धीरे हौसले में बदल गई। जवानों और गांव वालों के कंधे सीधे हो गए, उनके हाथ तलवारों और भालों की ओर बढ़े और अंततः अर्जुन का साहस सभी का साहस बन गया। फिर अर्जुन ने गांव वालों को पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर तैनात किया। उन्होंने पत्थर फेंकने के स्थान बनाए और तीर निशाने रखने के लिए बांस के छड़े खड़ी की। आंखों में उम्मीद और हाथ में बंधा हुआ हौसला लिए गौरी भी उन महिलाओं के साथ ही खड़ी थी। फिरोज खान एक सुल्तान की तरह अपनी विशाल सेना के साथ नीचे मैदान में खड़ा था, जिसकी हर मांसपेशी से क्रूरता टपक रही थी। उसकी निगाहें तेज धार वाले खंजर की तरह तीखी थी, जो हर पल किसी को भेदने को तैयार थी। उसके पांव जमीन से गहरे जुड़े थे, मानो ये धरती से जुड़ी ताकतों का स्रोत हो। उधर पहाड़ों की ऊंचाइयों पर अर्जुन और उसके साथियों का गुट खड़ा था। उनकी आंखों में जज्बा था, दिलों में अविचल संकल्प। पर्वत की ठंडी हवा उनके इरादों को मजबूत कर रही थी। वे जानते थे कि नीचे जो खड़ा है वह कोई आम दुश्मन नहीं है, बल्कि निर्दयी सुल्तान है, जो एक एक करके सब कुछ अपने कब्जे में करना चाहता है। फिरोज खान ऊपर पहाड़ों की ओर देखा। वहां उन्हें अर्जुन कुछ सैनिकों के साथ खड़ा दिखाई दिया। उनको देखते हुए फिरोज खान अपनी बेरहम मुस्कान के साथ नीचे से आवाज लगाई, अर्जुन, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, बहुत जिद्दी हो तुम, पर अफसोस तुम जैसे पत्थर से जिद के लड़कों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हथियार डाल दो और अपनी जान बचाओ, वरना ये मैदान तुम्हारे खून से नहलाया जाएगा। पहाड़ की चोटी में खड़ा अर्जुन धीमे कदमों में आगे बढ़ते हुए जवाब दिया, आत्मसमर्पण? फिरोज खान, हमें मरना मंजूर है, मगर तुम्हारी गुलामी नहीं। अर्जुन की ललकार से हवा में सन्नाटा फैल गया। दूर तक खड़े सिपाही एक दूसरे को देखने लगे। फिरोज खान की आंखों में एक पल के लिए आदर झलक गया, पर अगले ही क्षण वह बोला, तुम्हारा साहस काबिले तारीफ है अर्जुन, लेकिन नतीजा तुम्हारी मौत ही होगा। अर्जुन ने म्यान से तलवार निकाली। उसकी आवाज गूंज उठी, मौत से डरकर जीने से अच्छा है सम्मान के साथ मर जाना। इतना कहकर वह अपने योद्धाओं की ओर मुड़ा और चट्टानों पर गूंज उठी उसकी पुकार, शस्त्र उठाओ, आज कोई आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उस क्षण पहाड़ों से युद्ध की पुकार गूंज उठी। अर्जुन ने अपने लोगों को झुकने नहीं दिया। युद्ध उस तरह शुरू हुआ कि उसे भूला नहीं जा सकता। पहाड़ी पर बैठे गांव वालों के तीर जैसे धूप काटते हुए निचली फौज पर बरस रहे थे। पेट पर चोट, बाहों पर खरोंच, पर हर चोट के साथ गांव वालों का हौसला मजबूत होता गया। फिरोज खान की घुड़सवार फौज ने सोचा नहीं था कि इन साधारण किसानों के हाथों में इतनी जुझारूपन होगी। वे पीछे हटने लगे और पहली बार सितमगढ़ के लोगों ने जीत की आहट सुनी। मारो मारो, इन्हें भागने मत दो, इन्हें मार डालो। सैनिकों की चीख पूरे पहाड़ में गूंज उठी। फिरोज खान की सेनाएं भागने लगीं और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। अर्जुन और उसके लोग अभी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि करीब आधे घंटे बाद फिरोज खान अपनी सेनाओं को फिर से एकत्रित किया और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। फिरोज खान हार के बदले और क्रूरता लेकर लौटा था। उसने लौटते वक्त दोगुनी फौज जुटाई, घुड़सवार, तीरंदाज और भारी कवचधारी सैनिक। इस बार उसकी रणनीति कठोर थी। वह सितमगढ़ को जड़ से मिटाना चाहता था, ताकि कोई दूसरा गांव उसकी दूर तक चुनौती न दे सके। जब लड़ाई शुरू हुई
तो धूल उड़ी, तलवारें टकराई और चीखें हवाओं में मिल गईं। अर्जुन बीचों बीच घुस गया। चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद अर्जुन की चाल डरी हुई नहीं थी, बल्कि वह जैसे किसी अग्नि के केंद्र में चला गया था। उसकी तलवार ने कई वार किए, पर उसने हर वार के साथ गांव का नाम पुकारा, अपने सितमगढ़ का नाम पुकारा। वह चिल्लाता और उसकी आवाज ने लोगों को जोड़ लिया। अर्जुन की जैसे जैसे तलवार चलती, फिरोज खान के सैनिकों की वैसे वैसे सिर धड़ से अलग होते रहे। अर्जुन के चारों तरफ एक अलग ही भयानक मंजर चल रहा था। अब तो फिरोज खान की सेना भी अर्जुन के पास आने से डर रही थी। तभी अचानक पीछे से फिरोज खान मैदान में उतरा। उसकी आंखों में क्रूरता थी और चेहरे पर अहंकार। उसने अर्जुन को देखकर कहा, अर्जुन, बहुत खूब, पर तेरी ये नादानी तुझे महंगी पड़ेगी। अर्जुन ठंडी हंसी के साथ पलटा और कहा, नादानी नहीं, हिम्मत है। हिम्मत है तो मेरा वार्स है, देख लेते हैं किसमें कितना है दम। इतना कहकर अर्जुन ने अपनी तलवार से फिरोज खान के ऊपर वार किया। दोनों की तलवार एक भयानक आवाज निकाली। लड़ते लड़ते अर्जुन ने अपने एक शानदार वार से खान का घोड़ा गिरा दिया। वह क्षण सितमगढ़ वालों के लिए किसी तरह का उत्साह था। फिरोज खान के नीचे आते ही सितमगढ़ की प्रजा में एक नया उत्साह जाग उठा। उनके रोम रोम में एक नया जोश उत्साहित हो उठा। पर कहते हैं ना कि युद्ध की चाल अक्सर बेरहम होती है। जैसे ही अर्जुन और खान की निगाहें एक दूसरे पर जमी, मैदान के एक दूसरी ओर से अचानक एक तेज वार आया। किसी कपटी सैनिक ने अर्जुन की पीठ पर वार कर दिया। आह! अर्जुन ने चिल्लाया। धूर्त कपटी, जीतने की हिम्मत नहीं थी तो पीछे से वार कराया। अर्जुन की बात सुनकर फिरोज खान हंसते हुए बोला, अर्जुन, जंग में सब कुछ जायज होता है, ये बात तो तुम्हें पता ही होनी चाहिए थी। अर्जुन अपने अंदर आखिरी प्रयास को सहेजा और अपनी तलवार उठाई। उसकी कमीज में खून पूरी तरह फैल गया था, पर वह गिर कर भी उठ खड़ा हुआ। अर्जुन नीचे झुकते हुए अपना एक आखिरी वार किया। सबकी नजर अब अर्जुन पर ही टिकी थी, उसके वार पर टिकी थी, उसकी तलवार पर टिकी थी। फिरोज खान भी अपनी तलवार लिए अर्जुन के सिर पर वार किया, पर इससे पहले फिरोज खान की तलवार अर्जुन के सिर को छू भी पाती, अर्जुन की तलवार फिरोज खान का सीना फाड़ दिया। फिरोज खान वहीं गिर गया और उसकी सेना घबराकर भाग खड़ी हुई। सितमगढ़ की सेना एक बार फिर से उठ खड़ी हुई और उन्होंने फिरोज खान की सेना को खदेड़ डाला। लहूलुहान फिरोज खान भी अब मरने की कगार में था। अब अर्जुन की भी ज्यादा हिम्मत नहीं बची थी। वो भी अपनी तलवार पास में ही रखते हुए जमीन पर लेट गया और आसमान को निहारते हुए उसने अपनी आंखें मूंद ली। युद्ध के बाद जो सन्नाटा छाया उसका कोई तोड़ नहीं था। सितमगढ़ के लोग अपने जीत पर चिल्ला रहे थे, पर उनकी आंखों में दर्द और परेशानी भी थी। अर्जुन जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका चेहरा शांत था, पर उसके हाथ खाली थे। गौरी तेजी से दौड़ी और अर्जुन के पास आई और उसके पास ही बैठ गई। दोनों के बीच की दुनिया उस समय जैसे थम सी गई। उसने अर्जुन का सिर अपनी गोद में रखा और रोते रोते कहा, तुमने वादा किया था अर्जुन, तुम लौट कर आओगे। अर्जुन, अपनी आंखें खोलो, तुम्हें लौटना होगा अर्जुन, अपनी आंखें खोलो। फिर हिम्मत जुटाते हुए अर्जुन धीरे धीरे अपनी आंखें खोला। उसकी आंखों में धुंधलापन था, पर उसकी हंसी अब भी आस पास गूंजती थी। मैं लौटूंगा गौरी, लौट कर तुम्हारे पास आऊंगा। उससे पहले ये जान लो कि मेरी सांसें सितमगढ़ की मिट्टी में रहेंगी। उसकी आवाज ढीली थी, पर प्यार और आत्मसमर्पण से भरी थी। गौरी ने माथे पर उसका स्पर्श किया। उसकी सर्द उंगलियां कांप उठी। उसने कहा, तुम मेरी धड़कन थे अर्जुन, अब तुम यहाँ हो। गौरी की तरफ एकटक देखते हुए अर्जुन अपनी पूरी हिम्मत लगाकर बोला, गौरी, मैं हमेशा यहीं सितमगढ़ में रहूंगा और अब तुम्हें सितमगढ़ की रक्षा करनी होगी। इतना कहकर अर्जुन ने अपने मुंह से खून की उल्टी कर दी और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। अर्जुन, अर्जुन, तुम्हें क्या हो गया? उठो अर्जुन। गौरी अर्जुन का हाथ पकड़े बार बार उसे बुला रही थी, पर अर्जुन अब हमेशा के लिए सो चुका था। फिर गौरी अपने मन में एक आत्मविश्वास भरते हुए बोली, अर्जुन, मैं हमेशा तुम्हारे सितमगढ़ की रक्षा करूंगी। मुझे पता है तुम मुझे सुन रहे हो।
और तुम हमारे आसपास ही हो। उस सांच के बाद रामगढ़ का सूरज फीका लगने लगा। गांव वालों ने अर्जुन की समाधि गांव के बीचों बीच स्थापित की और दिन रात उसके पत्थर पर फूल और दीपों की रखवाली की। अर्जुन की स्मृति गांव की नींव बन गई। लोग आने वाली पीढ़ियों को उसके किस्से सुनाते और वह बिना किसी बाहरी मदद के अदम्य साहस दिखाकर अपने लोगों की रक्षा के लिए खुद को न्यौछावर कर गया। गौरी ने भी अपने जीवन को उसकी याद में समर्पित कर दिया। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उन बच्चों को जिन्हें अर्जुन ने कभी बचाया था। खेतों में उसकी हंसी कम हो गई थी, पर वह हर संध्या अर्जुन की समाधि पर दीपक जरूर जलाती। कुछ सालों के बाद गांव में एक छोटी पाठशाला बनी। उस पाठशाला के आगे अर्जुन की तस्वीर लगी और हर बच्चे को अर्जुन की कहानी याद दिलाई जाती कि कैसे एक साधारण युवक ने असाधारण काम किया। सितमगढ़ के बुजुर्ग हमेशा कहते, अर्जुन जैसा वीर हर पीढ़ी में नहीं आता, पर जब आता है तो उसकी गूंज सदियों तक रहती है। गांव ने जंगल में एक झरने के पास एक छोटी मूर्ति बनवाई, जहां बच्चे खेल के बाद जाकर उसे छूते और कहते, अर्जुन तुम हमारे साथ हो, एक दिन हम भी तुम्हारे जैसे बनेंगे। धीरे धीरे समय के साथ सितमगढ़ के चेहरे भी बदले, पर अर्जुन की आत्मा अभी भी वहीं की वहीं रहती थी। हर फसल के बाद गौरी सबसे पहले खेतों की पहली मंगाई अपने पास रखती अर्जुन के नाम पर, और हर वर्ष युद्ध की सालगिरह पर पूरे गांव में वह दिया जलाती, गान गाते और अर्जुन के जीवन के उन पलों को याद करते जो इस धरती के लिए समर्पित थे। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं थी, यह उन लाखों गुमनाम लोगों की गाथा थी जो अपने घर, अपनी मिट्टी और अपने परिवार के लिए खड़े होते हैं। सितमगढ़ के लोग अब भी अपने बच्चों को बताते हैं कि असली वीरता केवल तलवार चलाने में नहीं, बल्कि सच्ची निष्ठा में है, जो अपने मन और कर्म पे दिखती है। जब भी कोई नया खतरा कहीं उभरता, गांव के लोग पहले अर्जुन की समाधि पर जाते, उसे छूते और कहते, हमें याद दिलाओ कि हमें क्या करना चाहिए अर्जुन। और स्मृति की ताकत ने कई बार सितमगढ़ को बचाया। गौरी ने अपनी जिंदगी भर उस स्मृति को जिया। उसकी आंखों में अर्जुन की झलक हर बार आती जब वह बनी हुई डोरियों को संभालती, हर बार बच्चों को सिखाती कि मिट्टी को कैसे प्यार करना है और एक दूसरे के साथ कैसे खड़े होना है। गौरी का जीवन शांति और त्याग का प्रतीक बन गया था। पर रामगढ़ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, वह तो अभी चल रही है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है और हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आ सके।